नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चंद्रा और आज हमारी विशेष प्रस्तुति शौर्य करगिल का में आपका स्वागत है। आज से ही करीब 21 साल पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेनाओं पर विजय हासिल की थी और ये तब साल 1999 में मौका था करगिल पर विजय हासिल करने का। लगभग 2 महीने और 3 हफ्ते के इस युद्ध के बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के सैनिकों के जो को हट्टे कर दिए थे, उनको कहीं ना कहीं अपने मुकाम से पीछे जाने पे मजबूर कर दिया था। और यही कारण है कि हर साल 26 जुलाई को पूरा देश करगिल विजय दिवस मनाता है। करगिल विजय दिवस के विशेष अवसर पर दूरदर्शन की आज विशेष प्रस्तुति में हम आपके सामने शामिल हैं। हम याद कर रहे हैं उन तमाम जवानों को जिन्होंने करगिल दिवस के दौरान अपनी शहादत दी। इस विशेष प्रस्तुति पे आज हमारे साथ जुड़ेंगे कमांडेंट मुन्ना कुमार सिंह जी। मुन्ना कुमार सिंह पटना में सीआरपीएफ में पोस्टेड हैं एज ए कमांडेंट। इनका एक लंबा अनुभव रहा है सीआरपीएफ में काम करने का। 1994 से ये सेवा में हैं और इन्होंने असम, नागालैंड, झारखंड और बिहार के जो मुश्किल वाले हालात के सिचुएशन होते हैं उसमें कश्मीर इत्यादि जगह पे काम किया है। और मुन्ना कुमार सिंह से ही आज हम करगिल दिवस पर बात करेंगे, जानेंगे कि किन मुश्किल परिस्थितियों में आज हमारा सैनिक जो है करगिल जैसे विषम जगह पे काम करता है। शौर्य करगिल के इस विशेष कार्यक्रम में मुन्ना कुमार सिंह जी आपका बेहद स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम पे। हम आपसे अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले दूरदर्शन ने जो करगिल विजय दिवस पर एक विशेष पैकेज बनाया है, पहले हम उस विशेष पैकेज को देखते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 1, ये राजमार्ग मुश्को घाटी, द्रास, करगिल, बटालिक सेक्टर से होते हुए लेह तक जाता है। यही सड़क सियाचिन के दक्षिणी हिस्से में सैनिकों के लिए जरूरत के सामान पहुंचाती है। पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पार कर भारतीय सीमा में स्थित चोटियों और पहाड़ों पर भारी हथियार और गोला बारूद के साथ छिपकर बैठ गए। पाक सेना ने भले ही घुसपैठ 1999 में की, लेकिन इसकी रूपरेखा वो अंदर ही अंदर 1998 से ही बना रहा था। कारगिल में मुशर्रफ ब्रिगेड कमांडर था। उस टाइम से इसने ये प्लान किया था कि ये जो गैप है इसको हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने सियाचिन के कब्जे में कर लिया था। मई 1999 के शुरुआती दिनों में भारतीय सेना को पाकिस्तान की इस बड़ी साजिश का पता चल चुका था। पाकिस्तानी स्पेशल सर्विस ग्रुप नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के करीब 5000 सैनिक घुसपैठियों के वेश में भारतीय चौकियों पर जमे हुए थे। भारत ने अपनी ही पहाड़ियों पर छुपे बैठे पाकिस्तान के सैनिकों पर भीषण पलटवार किया। भारतीय तोपों ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे दुश्मनों को दहला कर रख दिया। लड़ाई मुश्किल, बहुत मुश्किल होती जा रही थी। उसी समय भारतीय थल सेना को मदद देने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान पर पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। जैसे ही वायुसेना को आदेश मिला, उसके लड़ाकू जहाजों ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू हो गए। ये वायुसेना के लिए पहला युद्ध था जो इतनी ऊंचाई पर लड़ा गया। शुरुआत में भारतीय वायुसेना ने मिग 21, मिग 23, मिग 27 को जंग के मैदान में उतारा। तोलोलिंग युद्ध का अभियान 20 मई 1999 को शुरू हुआ, जिसका जिम्मा 18 ग्रेनेडियर्स को दिया गया। तोलोलिंग पर कब्जा करने की कोशिश में 18 ग्रेनेडियर्स के 25 जवान शहीद हो चुके थे। यह अपने आप में बहुत बड़ी क्षति थी और उसका कारण स्पष्ट था। ऊपर चोटी पर बैठा दुश्मन लगातार हमले कर रहा था, एडवांटेज की पोजीशन में था। जब 2 राजपुताना राइफल्स के जवान भी जब 18 ग्रेनेडियर्स के साथ मिल गए तो इस चोटी पे उन्होंने जबरदस्त हमला किया और नुकसान होने के बावजूद
यहां पे जबरदस्त जीत हासिल की, जिसने कारगिल की लड़ाई का रुख ही मोड़ कर रख दिया। टाइगर हिल पर अंतिम लड़ाई की शुरुआत 3 जुलाई 1999 की रात 8 बजे शुरू हुई। बोफोर्स पीछे से गरज गरज कर जवानों का हौसला बढ़ा रहा था। अगले दिन सुबह 11 बजे जवान टाइगर हिल की चोटी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। यहां पर पाकिस्तानियों से आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई। अब उन्हें ऊंचाई का कोई फायदा नहीं था। रात 1:30 बजे टाइगर हिल की चोटी भारतीय सैनिकों के नियंत्रण में थी। भारतीय सेना एक के बाद एक द्रास, कारगिल और बटालिक सेक्टर की तमाम हिमालय की चोटियों पर विजय का तिरंगा लहराती रही। आखिरकार 26 जुलाई को आखिरी चोटी पर भी जीत पा ली गई। दो दशक पहले लिखी गई इस जांबाजी की दास्तान में हमारे 500 से ज्यादा जांबाजों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 1300 जवान और ऑफिसर घायल हुए। दुश्मन को जवाब मिला और हमने भी कुछ सबक सीखे। ओम प्रकाश दास, डीडी न्यूज। तो करगिल शौर्य दिवस पे आपने हमारा ये पैकेज देखा। कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन। आज 26 जुलाई को हम पूरे देश भर में करगिल के वीरों के याद में सम्मान के लिए आज का दिन मनाते हैं। हमारे साथ कमांडेंट मुन्ना कुमार सिंह हैं, जो कि सीआरपीएफ से हैं, कमांडेंट हैं। हम इनसे ही समझेंगे, जानेंगे कि आखिर आज का दिन सैनिकों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। मुन्ना सिंह जी, हम ये समझना चाहेंगे, आप 1994 से सेवा में हैं, कैसे याद करते हैं आप करगिल के दिनों को? करगिल जैसा आप बता रहे थे 21 साल पहले हुआ। जो आज की जो पीढ़ी है, जो अभी जवान है, वो जब बच्चे थे, कई लोगों ने इसको देखा भी होगा, इस वार को, जो 30s में है अपने, उनको थोड़ी बहुत याद होगी। बाकी जिनका जन्म हुआ था उस समय यह वार हुआ था। उसके पहले का वार आप याद करेंगे 71 में हुआ, 65 में हुआ। उस तरह से जो है पाकिस्तान हमेशा जो है, पाकिस्तान बनने के साथ ही कुछ न कुछ उनके डिजाइन इस तरह से रहे कि भारत से कुछ किसी तरह का कन्फ्लिक्ट वो चाहते रहे हमेशा। तो ये रिसेंट आप 1999 है, 21वीं सदी के बिल्कुल जो आगाज हो रहा था, तो उस समय का एक वार है। तो सबसे रिसेंट वार में, और आर्मी जिस मोटिवेशन से लड़ी इस वार को, और विश्व के इतिहास में ऐसा बहुत कम ऐसा मौका होगा, मुझे तो कोई ऐसा नहीं याद आता है, जिस तरह से एडवर्स सिचुएशन थी हमारी, टोटली विपरीत परिस्थितियां थी कि हम नीचे थे, वो पहाड़ों पर पाकिस्तान की आर्मी ने आकर के कब्जा कर लिया था। उसके बावजूद हमारे जवानों ने, हमारी जो यंग लीडरशिप थी उस समय, जो कमांडेंट लेवल की या जो भी सीनियर लेवल की जो लीडरशिप थी आर्मी की, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और पाकिस्तान को भगाया। जैसे कि आज विजय दिवस हम लोग मना रहे हैं, आज ही के दिन हम लोग 21 साल पहले जीते थे इस लड़ाई को। तो ये काम जो है, मतलब आर्मी के प्रेज के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए, उनके गुणगान के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, इतना अच्छा काम हुआ है। ये लड़ाई के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में हमेशा लिखा जाएगा ये बात। एक जानकारी जो मुन्ना जी हम जान रहे थे कि अभी तक जितने भी वार 1947-48 से हुए हैं, उसमें ये पहला ऐसा युद्ध था जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स को इतने एडवर्स सिचुएशन में, मतलब 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर के लड़ना पड़ा था। कहीं ना कहीं ये इंडियन एयरफोर्स जैसी संस्थाओं के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात रही होगी। जी जी बिल्कुल। एडवर्स सिचुएशन जैसा मैं बता रहा हूँ, आप जोजिला पास के आगे आप बढ़े, जब लेह की तरफ बढ़ते हैं, श्रीनगर से लेह की तरफ बढ़ते हैं, तो एक साइड में जो पूरी पहाड़ी है, उन पहाड़ियों पर वो कब्जा कर लेते हैं। तो हमारी जो रोड है लेह जाने वाली, उस रोड के सारे मूवमेंट को डिसरप्ट कर देते, सारी चीजों को रोक सकते थे। तो उस पे उनका कब्जा जमाना, ये एक तरह से समझिए कि लेह वाले पूरे इलाके को हम लोग अपनी से कट ऑफ हो जाते बिल्कुल, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी एडवर्स चीज हो सकती थी। तो अब किसी भी सिचुएशन में फोर्स की ये सिखलाई है, किसी भी पैरामिलिट्री में हम लोग हैं, चाहे आर्मी वाले हैं, उनकी ये सिखलाई है कि अपनी जमीन का 1 इंच भी, जब तक हमारी आखिरी बोली हो, आखिरी सांस हो, हम दुश्मन के हाथ में तो नहीं जाने दें। जब पता चला, उसके बाद से हमारे वीर जवानों ने, हमारे उसके लीडरशिप ने जिस तरह से इस पर आक्रमण करके, और एक के बाद एक, जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में एक के बाद एक, टोलोलिंग का पीक का भी आप इसमें दिखा भी रहे थे, टाइगर हिल का, और इस तरह से जो भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारी पहाड़ियां थी। और जो एक लीडरशिप की परंपरा होती है नेतृत्व की,
कि अफसरों ने सामने से कमांडेंट लेवल के अफसरों की शहादत तक हुई है। 4-4 परमवीर चक्र और कितने और भी चक्र लोगों को मिले। शहादत देने के लिए लोग खड़े हो जाते हैं कि मातृभूमि की सेवा करनी है, और उस चीज को जो दुश्मन के हाथ में हमारा चला गया जो क्षेत्र, जिस कारण से उसके अन्वेषण में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें उसमें है, लेकिन उसको हम लोगों ने बैक किया, उस पर हम लोगों ने कब्जा किया। और 2 महीने की जो लड़ाई थी इस खराब सिचुएशन में, जो कि पहाड़ पे चढ़ के जाना है, ऊपर के टॉप पे जहां दुश्मन अपना मोर्चा बंदी कर रखा है, वहां से वो पत्थर भी नीचे चलाए तो भी ऊपर चढ़ना मुश्किल है, गोली तो अलग बात है। और उस साइड से हथियार का जो शक्ति होता है, उस शक्ति के साथ पाकिस्तान आर्मी भी हम पे अटैक कर रही थी। उस अटैक को डिफीट करते हुए हमारे वीर जवानों ने उस चीज पे कब्जा किया और इस लड़ाई को जीत करके हमारे लिए लाया, ये बहुत बड़ी बात है। सीआरपीएफ एक पैरामिलिट्री संस्थान है, इसका क्या योगदान रहा था उन दिनों में जब सेना जो है पाकिस्तान से लोहे ले रही थी? जब लड़ाई की सिचुएशन आती है उस परिस्थिति में सभी फोर्स का एक अपना रोल तय है। मुझे खुद याद है, मैं उस जमाने में नागालैंड में तैनात था अपनी बटालियन के साथ। हमारी बटालियन को नागालैंड से फिर कश्मीर लाया गया, और आर्मी जिन पोस्ट को छोड़कर आगे बढ़ी थी बॉर्डर की तरफ, उन पोस्ट को ध्यान रखने का काम सीआरपीएफ का था। दूसरी चीज जो है कि उनकी सप्लाई लाइन में कहीं कोई दिक्कत ना हो। आरओपी बोलते हैं हम लोग की शब्दावली में, रोड ओपनिंग पार्टी, कि रोड की सुरक्षित इस तरह से रखना है कि किसी भी तरह का गोला बारूद हो, रसद हो, जो भी सामान, कोई आदमी को ही भेजना हो, कुछ भी ऐसा चीज भेजना हो, सैनिकों को भेजना हो, तो उनकी कन्वाई पे जो उनकी जो मूवमेंट है उसमें कोई डिसरप्शन ना हो, उसमें सीआरपीएफ ने काफी अच्छा योगदान किया था। बिल्कुल। एमके सिंह साहब, एक चीज हम समझना चाहेंगे, सैनिकों के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी हैं कि उनका जीवन इतना जो है कहीं ना कहीं चुनौतियों से भरा हुआ होता है, टफ होता है, विपरीत परिस्थितियों में वो काम करते हैं। चूंकि आप खुद भी एक सैनिक हैं सिंह साहब, तो हमें जरा इस बात को समझाइए कि आज जब पूरा देश जो है करगिल शौर्य दिवस मना रहा है, विजय दिवस मना रहा है, तो किन विषम परिस्थितियों में आज सैनिक काम करते हैं? मैं आपको एक छोटा सा, आप अपने आप पे सोचे कि जब हम बच्चे थे तो बच्चे से हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारी अपनी धर्म की जो गाथाएं हैं उसको सुना करके हमें बड़ा किया जाता है। महाभारत की लड़ाई हम लोग बचपन से उसकी कहानियों को सुनते रहते हैं। करबला की लड़ाई मुसलमानों को सुनाया जाता है, सिखों को उनके गुरुओं की शहादत की जो बातें हैं, क्राइस्ट के बारे में जो है क्रिश्चियनों को जो चीज बताया जाता है। तो लड़ाई और मातृभूमि की रक्षा हमारे किसी भी धर्म का हो व्यक्ति, उसको बचपन से घुट्टी की तरह उसको पिलाया जाता है कि मातृभूमि की रक्षा करना है। तो एक सैनिकपन जो है हर व्यक्ति में होता है। भारतवर्ष का जो भी नागरिक है उसके कहीं ना कहीं उसके भीतर ये बात है कि हमें, और सैनिक बनने की इच्छा भी होती है। बहुत सारे लोगों को, ठीक है, लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, चाहे सभी लोग सैनिक ही नहीं बन जाएंगे, देश का हर रूप में सेवा किया जा सकता है। और गीता, जिसको हम लोग हिंदू होने के नाते जो गीता जिसको बहुत बड़ा ग्रंथ मानते हैं, उसमें एक श्लोक आता है, हतोवा प्राप्सी स्वर्ग जितवा वा भोग से महिम। इस तरह से संस्कृत मेरी उतनी समृद्ध नहीं है शायद, मतलब मूल मकसद उसका यह है कि जीतने के बाद भूमि तुम्हारी है, कि मातृभूमि, इसके तो तुम राजा हो ही। अगर हताहत भी होते हो वार में, लड़ाई में हताहत भी होते मातृभूमि की रक्षा में, तो स्वर्ग में तुम्हारे लिए सीट रिजर्व है। जो स्वर्ग जाना, मोक्ष प्राप्ति करना, जो हमारी सबसे बड़ी इच्छा होती है जीवन की, वो रिजर्व है। तो लड़ाई की यह सिखलाई होती है। और प्रशिक्षण, इस मामले में दुनिया के सारे प्रशिक्षण के इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम लोग जानते हैं। भारतीय सेना का, चाहे भारतीय पैरामिलिट्री का, पुलिस की जो ट्रेनिंग है बहुत ही आला दर्जे की ट्रेनिंग है। तो उस जिस सिचुएशन में हमें जिस तरह के बॉर्डर को सुरक्षा करना है, जो आंतरिक सुरक्षा को, जिसके हम लोग जिम्मेवारी लेते हैं आंतरिक सुरक्षा को, उसको किस तरह से सुरक्षित रखना है, उसका प्रशिक्षण हमें बड़े अच्छे तरीके से दिया जाता है। और उसमें देश को सुरक्षित रखने में आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी या पुलिस के लोग, सब लोग मिलजुल करके सबका एक अपना रोल निहित किया हुआ है, उसके मुताबिक ये करते हैं। सैनिक की लाइफ फिल्मों के द्वारा, टीवी के द्वारा आप लोग सब लोग देखते हैं। आजकल घूमने भी लोग जाते हैं तो बहुत सारे देख आते हैं। आपके परिवार में कोई सैनिक जीवन जी रहा होगा तो उसने कई कहानियां सुनाया होगा। टफ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टफ क्या है सोचने के ऊपर है। उसका एक रोमांच अलग है, मातृभूमि को रक्षा करने का, मातृभूमि के लिए शहादत देने का एक रोमांच जो है, एक इच्छा जो है, उसका एक खुशी भी होता है। इसलिए कुछ सिचुएशंस जो होते हैं, वेदर के लिहाज से आप देखें, मौसम, खासकर कश्मीर के इलाके में, आप पूर्वोत्तर में चले जाएं तो अक्सर बारिश होती रहती है, चाहे इस तरह के जो है बिहड़ जंगलों के अंदर गुजरना पड़ता है जहां भी जाना है। नक्सल क्षेत्र में देखें, जहां पर हमारी सबसे ज्यादा जो आज के डेट में तैनाती है,
तो नक्सल क्षेत्र में भी उसी तरह की जो बिहड़ सिचुएशन जो है कि अभी तक जिन इलाकों में लोग, अबुझमाड़ का इलाका है, यहाँ सारंडा का इलाका है, चाहे बिहार में चकरबंधा और इस तरफ का इलाका है, हमारी फोर्सेस उन सब जगहों पे है जहां आज भी विकास की सारी चीजें वहां पहुंची नहीं है। उस जगह पे एक व्यक्ति पटना जैसे शहर में सारी सुविधाओं के साथ रह रहा है। चलिए अभी कोरोना काल में तो सारी सुविधाएं ऐसे भी स्थगित हो रखी हैं कि वो जो चीज है वो भी जो शहर में रहते हुए भी बिहार में रह रहे हैं लोग, ये ईश्वर का और जब भी कहें एक कहर अलग है। लेकिन समाज से कट ऑफ होकर के रहना और सारी सुविधाओं से वंचित रहना, ये भी एक आदत पड़ जाती है। और इसलिए कोहेसिव हम लोग की आपस में जो एक एकता होती है वो हमें जीवंत रखती है कि सैनिक अकेले नहीं रहता है, एक ग्रुप में रहता है, सेक्शन है, प्लाटून है, कंपनी है, इस तरह के ग्रुप में रहता है और जज्बा जो है, जज्बा उसको जिंदा रखता है। बिल्कुल। तो एमके सिंह साहब हमें करगिल के बारे में बता रहे थे, जो 1999 में जिस तरीके से विषम परिस्थितियों में भारत ने पाकिस्तान पर कहीं ना कहीं विजय पाई थी, उसके बारे में सिंह साहब हम ये समझना चाहेंगे। अभी आप बता रहे थे कि किन विषम परिस्थिति में एक सैनिक जो है देश का वो काम करता है, मौसम हो, जगह हो, बहुत कॉन्टेक्ट है वो हट जाते हैं। अभी जिस तरीके की परिस्थिति आज की तारीख में चल रही है, चीन से लेकर के तनातनी चल रही है, बगल में नेपाल से लेकर चीन तनातनी चल रही है, पाकिस्तान से हमेशा ही तनातनी रहती ही आई है। ऐसे में जो सैन्य सेवाएं हैं, इसका आप भविष्य या सैनिकों के बारे में इनका भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए, तनातनी में दो तरह की चीजें होती है। एक डिप्लोमेटिक जो राजनीतिक कारण है वो अलग है, वो राजनीतिक लेवल पर उससे निपटा जाता है जी। सैनिक को एक टास्क दिया गया है, उस टास्क को पूरा करना है। और फ्यूचरिस्टिक चीजों के साथ अब टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जैसे कि टेक्नोलॉजी के साथ अभी आप गलवान घाटी क्या है जो घटना हुआ था, तो उसके बाद देखेंगे आप लोग न्यूज में कि अब गूगल का जमाना आ गया, एरियल सर्वे, सैटेलाइट सर्वे से चीजें हो रही है। बहुत सारी चीजें जो है, ज्ञान बढ़ी है, उसके हानि भी है, लाभ भी है, वो एक लंबी चर्चा का विषय हो सकता है। तो फ्यूचरिस्टिक चीजों को लेकर के भी हमारी तैयारी, नेपाल से हमारी मित्रता रही है, लेकिन आज के डेट में कुछ न कुछ जो है उसके साथ भी मुसीबत हो रही है। तो हमारे लिए वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मूलतः एसएसबी वहां पर डिप्लॉयड है और एसएसबी बहुत अच्छा वहां काम कर रही है। चाइना को लेकर के जो अभी हाल में हुआ उसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, उस पर चर्चा हो चुकी है और उसमें हमारा बरदस्त, उसमें हम लोग का, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और फोर्सेस का जो इतना अच्छा काम रहा कि चाइना को पीछे हटना पड़ा। चाइना की जो डिजाइन थी उसकी सबको पता है पूरे दुनिया में कि किस तरह से जो है वो करना चाह रहे हैं और पूरे विश्व पे किस रूप से कब्जा करना चाह रहे हैं। तो सैनिकों को राजनीतिक चीजों से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, उनको अपने टास्क से मतलब होता है। एक सिपाही जो अपने मोर्चे में खड़ा है, उस मोर्चे को, किसी कैंप का मोर्चा हो या बॉर्डर का मोर्चा हो, उस मोर्चे को डिफेंड करना, उसको सुरक्षित रखना उसके लिए सबसे बड़ा टास्क है। मातृभूमि का वो टुकड़ा जिसपे वो खड़ा है, उसके लिए पूरी मातृभूमि का एक प्रतिनिधित्व वो जगह करता है। तो उसमें वो जज्बा होता है कि उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करके रखें। और नई चुनौतियां आती है तो उसके मुताबिक अफसरों का एक जिम्मेवारी होता है कि उसको नई चुनौतियों के बारे में, नई तकनीकों के बारे में, नए समस्याएं किस तरह से आ रही हैं उससे कैसे निपटना है, उसकी हमेशा ट्रेनिंग एक चलती रहती है। बिल्कुल। और उस ट्रेनिंग से लोग सीखते रहते हैं कि अगला किस तरह टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हो, टेक्नोलॉजी को या फिर आर्म्स एमिनेशन की ट्रेनिंग। एक सवाल सिंह साहब गाहे बगाहे जो है आ जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बात से भी आलोचना करते हैं कि हमारे आर्म फोर्सेस के पास जितने एमिनेशन होने चाहिए, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी आर्म्स में या फिर आपके जो राइफल्स होते हैं या जो तोप होते हैं ये होनी चाहिए, ये शायद आपको मुहैया नहीं हो पा रहा, ऐसा है क्या कुछ? एक्चुअली क्या होता है कि टीवी पे चाहे इस पे जो इतनी रीच हो गई है हर जगह, सोशल मीडिया का इतनी रीच हो गई है, तो जिसको कुछ भी नहीं पता है वो इसका मास्टर बना हुआ है। तो वो लोग ज्यादा इस तरह का भ्रम फैलाते हैं। आप अपने देश के नेतृत्व में, अपने फोर्स के पराक्रम पे पूरा विश्वास रखें। किसी चीज की ऐसी कमी हमने तो अपने इतने साल की सेवा में नहीं देखा। चाहे आर्मी के साथ भी हम लोग जहां भी काम किए, चाहे उनके साथ रहने के दौरान कोई ऐसी चीज की कमी हो, कोई चीज ऐसी मांग की गई हो और वो ना मिली हो, ऐसा तो मुझे कोई ऐसी घटना नहीं याद आ रही है। और विश्वस्त रहें कि ऐसा कभी होने भी वाला नहीं है और देश सुरक्षित हाथों में है, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो या बाह्य सुरक्षा हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, जिस तरह के जो भी दुश्मन हमारे प्रति कुछ भी करना चाहे, हमारे सेना के पराक्रम पे, हमारे सीएपीएफ जो है, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, चाहे पुलिस फोर्सेस हैं, जो भी फोर्सेस हैं, जो वर्दी पहना है बहुत सोच समझ के वर्दी पहना है और वर्दी का धर्म निभाएगा वो। इसके लिए आप आश्वस्त रहें। और जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं उनको भी मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें ऐसी कोई ऐसी कमी नहीं है। ये चर्चाएं और ये संदेह फैलाने के लिए या किसी तरह का एक दुष्प्रचार जिसको कहते हैं वो भी होता रहता है।
तो उसके तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलते चलते सिंह सर, एक चीज समझना चाहेंगे खास करके उन नई पीढ़ी के लिए जो कि 99 के बाद जो है जिसका जन्म हुआ, कि आखिर करगिल के उन दिनों में हुआ क्या था, इसको आप कैसे याद करते हैं, अगर कुछ शब्दों में आप बयां कर पाएं। देखिए, हमेशा पाकिस्तान के साथ जब भी हुआ, चाहे 47, 48 वाली जो बात हो, 65 हो, 71 हो, या करगिल हो, सियाचिन के समय जो छोटे मोटे जो भी हुए, इसके अलावा बड़े वार के अलावा भी हुए, पाकिस्तान हमेशा धोखाधड़ी करता रहा। चीन के साथ भी ये चीज हम लोग कर सकते हैं। तो जब हम लोग राजनीतिक रूप से विश्वस्त होकर के चलते हैं कि ऐसा ये रहेगा, जो हमारी एक लाइन बनी हुई है, चाहे जो हमारी एक संधि है उसका पालन करेंगे, तो उसका उन्होंने पालन नहीं किया। और जो हमारा क्षेत्र था, उनका जो मूल मकसद था कश्मीर को कब्जा करने का, हमेशा पाकिस्तान का ये रहा है, तो उसका एक प्रयास था वहां उस समय रहते हमारी सेनाओं को ये चीज मालूम चला, हमारी नेतृत्व बहुत अच्छी थी, हमारे फोर्सेस का पराक्रम अच्छा था, उनके इस सोच को, इनके जो ये गलत सोच जो पाकिस्तान की थी, वो सफल नहीं हो पाए और मुंह की खानी पड़ी उन्हें। तो ऐसा अगर आगे भी कुछ ऐसा प्रयास करेंगे तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें आप ये इस बात को कहीं ना कहीं देश को आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर आगे भी पाकिस्तान इस तरह की कोई भी मूवमेंट करता है तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी एक बात तो है कमांडर साहब की, पाकिस्तान फिर भी चुनौती बना हुआ है, गाहे बगाहे। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में भी बीच में हमने देखा कि कई बार सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है। सीज फायर उल्लंघन बिल्कुल एक आम घटना सी हो गई है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि लगातार जो है, या तो पाकिस्तान में बिल्कुल वहां के सैनिकों का मनोबल बहुत ज्यादा वहां के राजनीतिक शासकों से बढ़ा हुआ है, या फिर बिल्कुल हमारी तरफ से भय नहीं है। ये जो सीज फायर उल्लंघन होता है, ये क्यों होता है? वहां के सत्ता में आर्मी का कुछ ज्यादा ही पैठ है, और वहां के क्या होते होंगे पाकिस्तान का, तो उसको तो बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सीज फायर एक संधि है, एक विश्वास है, बिल्कुल उसको बार बार तोड़ना। और सीज फायर के उल्लंघन के कारण आप देखेंगे, ठीक है, सेना से सेना की लड़ाई हो रही है, वहां तक ठीक है, उसमें जो सिविल जनता है, उस इलाके के जो बेचारे ग्रामीण जो लोग हैं, जो कृषक हैं, वो मारे जाते हैं। आप अनचाहे उनके ऊपर कोई ऐसा गोला या इस तरह का बम आप डाल रहे हैं तो उनका डेथ हो रहा हो, ये बहुत शर्मनाक है एक देश के लिए। ये पाकिस्तान के लीडरशिप को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के आर्मी को ये सोचना चाहिए। और जब भी उन्होंने कुछ इस तरह का प्रयास किया तो सर्जिकल स्ट्राइक और ये करके अभी के नेतृत्व में उनको एक अच्छा जवाब देने का कोशिश किया गया। और ये तो लंबे बड़े स्तर पर, देश के स्तर पर तैयारी होगी इस चीज को कि पाकिस्तान को कैसे छोटे छोटे हरकतों से, और ओछी हरकतें, बिल्कुल ओछी हरकतों से उसको रोकने के लिए, कि अब आर्मी को तो जैसा आदेश मिलेगा उस तरह से काम करेगी। हम अपने क्षेत्र को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां सीमाएं बिल्कुल अगल बगल हैं कई जगह, तो कई जगह उनकी ये बदमाशियां जो है और ये ओछी हरकतें हैं, उसके कारण हमारी सिविल जनता को, आर्मी से ज्यादा परेशानी सिविल जनता के लिए। आर्मी का जो एक आदमी है जो बॉर्डर पे, जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आईटीबीपी जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, चाहे हम लोग जो उनको सहयोग करने के लिए हम लोग आंतरिक सुरक्षा को रखवाली करते हैं, तो हम लोग तो लड़ने के लिए तैयार है, फोर्सेस लड़ने के लिए तैयार होती है। एक सिविल जनता जो खेती करने जा रहा है, जो अपनी गाय चराने जा रहा है, जो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहा है या अपने सामाजिक काम में लगा हुआ है, उसको इस तरह से उनके ऊपर गोला बारूद का आना और उनका क्षति होना, ये बड़ा दुखद है। और इसके लिए पाकिस्तान के नेतृत्व को और पाकिस्तान के आर्मी और आर्मी के भी नेतृत्व को और पॉलिटिकल राजनीतिक नेतृत्व को भी उनको ये सोचना चाहिए कि इस तरह की अच्छी हरकतों से बाज जाए। बिल्कुल। तो आज पूरा देश जो है करगिल विजय दिवस मना रहा है, और करगिल विजय दिवस के इस मौके पे पटना दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म पर हम सीआरपीएफ के कमांडेंट एमके सिंह से बात कर रहे थे, जो कि हमसे इन बातों को साझा कर रहे थे कि आखिर 1999 में हुआ क्या था। 1999 में आखिर भारतीय सेना ने इतनी मुश्किल परिस्थितियों में पाकिस्तान की सेना पे किस तरीके से जीत हासिल की थी। हालांकि एक बड़ी संख्या में हमारे जवान भी शहादत हुए थे। आज भी देश उनको नमन करता है, और आज 26 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री ने, देश के राष्ट्रपति ने, तमाम बड़े नेताओं ने आज के दिन में उन शहीदों को याद भी किया है, उन्हें नमन भी किया है। मगर एक बात जरूर है कि आज 21 साल के बाद करगिल वॉर के कैप्टन कमांडेंट साहब जो हमारे साथ बैठे हुए हैं एमके सिंह, ये इस बात को देश को आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर आगे भी पाकिस्तान किसी भी तरीके का नापाक हरकत करता है या इस तरीके की कोई ओछी हरकत करता है, तो हमारी सेना हमेशा जो है उसे कहीं ना कहीं उसके दांत खट्टे करेगी, और पाकिस्तान को करगिल की तरह ही हर बार पीछे जाना पड़ेगा। दूरदर्शन की इस विशेष प्रस्तुति में मेरे यानी कि अभिषेक चंद्रा के साथ आज इतना ही। नमस्कार।